वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग लगातार क्रोनोलॉजी से, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एंशिएंट हिस्ट्री। जैसे से पहले हम लोगों ने 16 महाजनपद करे, तो उन 16 महाजनपद में आपको पता होगा सबसे जो पावरफुल था, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, वो था मगध साम्राज्य। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य का कैसे उत्कर्ष होता है। हर्यक वंश, फिर आपका शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद हम लोग मौर्यास पे चलेंगे ना, ठीक है। तो लगातार इसको फॉलो करिए, आपकी शानदार प्रिपरेशन हो जाएगी इसकी। देखिए, महाजनपदों की अगर बीच राजनीतिक संघर्ष के कारण वो 16 महाजनपद आपस में लड़ते थे, किसी का किसी में विलय हुआ। मगध जो था सबसे शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। और जो है इसका राजनीतिक प्रभुत्व का उदय बिंबिसार के साथ हुआ, जो हर्यक वंश से संबंधित था, ठीक है। और बिंबिसार ने 52 वर्षों तक, यानी 544 से 492 ईसा पूर्व तक राज्य किया है। पुराणों के अनुसार अगर देखें तो मगध पर जो शासन है वो करने वाला जो पहला वंश था, अगर पुराणों की बात माने तो बृहद्रथ वंश था सबसे पहला। और इसका संस्थापक बृहद्रथी था, जिसका पुत्र था जरासंध। जरासंध वही है जो महाभारत में भी उल्लेख है, भीम जी मतलब जिनकी टांग उखाड़ देते हैं पूरी, है ना। जरासंध ने ही गिरिव्रज, जिसको राजगिरी कहते हैं, उसको मगध की राजधानी बनाया था। और इस नगर के जो अन्य नाम है गिरिव्रज या राजगिरी के, कुशाग्रपुर है, वसुमती है, मगधपुर है, बृहद्रथपुर है, बिंबिसारपुरी है, ये सब हमें नाम देखने को मिलते हैं। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला जो वंश है वो हर्यक वंश है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से। और पुराणों में देखें तो ये सब मिलते हैं, बृहद्रथ वगैरह, ठीक है। तो हर्यक वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर्यक वंश का जो सबसे फाउंडर था और सबसे शक्तिशाली राजा था वो था बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार बुद्ध और महावीर के समकालीन था। किसके? बुद्ध और महावीर के समकालीन था। तो सबसे पहले इसका नाम जरूर आपको याद रखना होगा, हर्यक वंश का राजा बिंबिसार, ठीक है, जो बुद्ध और महावीर के समकालीन था। इसने उपाधि ली थी श्रोणिक या शोनीय की, श्रोणिक या सोनी की। इसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी, जिसको गिरिव्रज भी बोलते थे। और बिंबिसार को ही मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। दीप वंश की बात करें, दीप वंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिश तथा मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ सकता है दीप वंश, इसमें बिंबिसार के पिता का नाम क्या मिलता है? तो बोधिश मिलता है। और मत्स्य पुराण की बात करें, इसमें क्षेत्रोजस मिलता है, ठीक है। और वहीं अश्वघोष के बुद्ध चरित्र की बात करें, अगर अश्वघोष ने जो लिखी बुद्ध चरित्र, उसके अनुसार बिंबिसार हर्यक वंश का था। बिंबिसार किसका था? हर्यक वंश का था। और जैन लेखकों के अनुसार अगर बात करें तो बिंबिसार के जो पुत्र हैं, बिंबिसार के पुत्र कौन कौन? कुणिक, हल, वेहल, अभय, नंदीसेन और मेघकुमार थे। कौन कौन? कुणिक, हल, वेहल, अभय, नंदीसेन, मेघकुमार। कुणिक, हल, वेहल, अभय, नंदीसेन और मेघकुमार, ठीक है। बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक जो इनके थे, कौन? राजवैद्य जीवक, उसको बुद्ध और संघ का चिकित्सक नियुक्त किया था। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि जो राजवैद्य थे इनके, जीवक, वो किसके शासनकाल में थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में थे जीवक, ठीक है, याद रखना। आरंभ में बिंबिसार और अवंती जो नरेश थे, प्रद्योत, इनके साथ प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन बाद में ये मित्र बन जाते हैं। जब तक कि जब प्रद्योत को पीलिया हुआ, तब बिंबिसार ने अपने शाही चिकित्सक जीवक को उज्जैन भी भेजा, ठीक है। जैन लेखकों के अनुसार अगर बात करें, बिंबिसार ने कारागार में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, ये ऐसा जैन लेखक कहते हैं। और विनय पिताका के अनुसार अगर बात करें, जो कि बुद्ध का ग्रंथ है, देवदत्त के उकसाने पर अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, है ना। तो विनय पिताका कहता है कि देवदत्त इनका पुत्र था, उसने बिंबिसार की हत्या करी अजात शत्रु के उकसाने पर, ठीक है। और कुछ जैन ग्रंथ मानते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली जेल में जहर खाकर। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आता है 492 से 460 ईसा पूर्व। अजात शत्रु जो था ये सबसे शक्तिशाली राजा होता है और आक्रामक शासक होता है। अपने पिता की सैन्य विजय द्वारा विस्तारवादी नीति का पालन करता है। कुणिक और वैदेही पुत्र अजात शत्रु की उपाधियां थी। तो अजात शत्रु की क्या उपाधियां थी? एक तो कुणिक और वैदेही पुत्र, ये आपको याद रखना है। ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, वैदेही पुत्र किसकी उपाधि थी? अजात शत्रु की, उदयन की या बिंबिसार की, है ना। तो वैदेही पुत्र अजात शत्रु की उपाधि थी, जो कि बिंबिसार के बाद आता है, उसका पुत्र होता है। और ऐसा ये भी माना जाता है कि मगध पर राज करने की जो व्यग्रता है, उसने उसी की वजह से इसने अपने पिता की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया, ऐसा माना जाता है। और उसी के राज्यकाल में हर्यक वंश अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर पर भी पहुंचा। अजात शत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ये आपको याद रखना है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण जब प्राप्त हुआ तो किसका शासनकाल था? तो अजात शत्रु का शासनकाल था, ठीक है, अजात शत्रु का।
और इसी के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति भी हुई है अजातशत्रु के शासनकाल में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये दोनों, कि अजातशत्रु के काल में बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु होती है और प्रथम बौद्ध संगीति भी आयोजित करता है। फिर अजातशत्रु का सर्वप्रथम संघर्ष जो है उसके मामा प्रसेनजीत के साथ होता है, जो कि बिंबिसार को मिले सलूक से व्यथित था। मतलब बिंबिसार और उनकी लड़ाई चलती थी, इनके मामा यानी बिंबिसार के साले हुए उनसे, इसीलिए प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से काशी राज को वापस करने को कहा, जिससे उसकी माता को दहेज में मिला था ना। काशी दिया था प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दहेज में, है ना, क्योंकि उनकी बहन थी। अजातशत्रु ने काशी को वापस करने से इनकार कर देते हैं और एक भयंकर युद्ध होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच युद्ध भी होता है काशी को लेकर। और प्रसेनजीत इनके मामा थे भाई, बिंबिसार के साले थे। इसी तरह से अजातशत्रु ने अपने नाना वैशाली नरेश चेतक के साथ भी युद्ध किया है भाई। देख लो, गरीब परिवार में युद्ध हिस्ट्री में चलता आ रहा है, तो आज तो उससे ज़्यादा बुरी दशा चल रही है ना। घर परिवारों में युद्ध का कारण क्या है भाई? चर जोरू जमीन, यही सब है। चलिए खैर, अजातशत्रु ने अपने नाना वैशाली नरेश के साथ युद्ध करा और 16 वर्ष तक इस लंबे युद्ध के पश्चात वह वैशाली का पराक्रम तोड़ने में सफल रहा। इसी प्रकार उसने केवल काशी को अपने पास बरकरार न रख के वैशाली को भी लिया, है ना। तो काशी, वैशाली, इन सबको इसने मगध में मिला लिया और बहुत विशाल साम्राज्य बनाया इसने। अजातशत्रु ने 2 नए प्रकार के सैन्य हथियारों का भी प्रयोग किया। क्या? एक तो था महाशिलाकांतक। क्या था? महाशिलाकांतक। ऐसे भी पूछेगा एग्जाम में कि महाशिलाकांतक यूज मतलब उसका इस्तेमाल करने वाला कौन शासक था, तो आप बताओगे अजातशत्रु। एक तरह से युद्ध इंजन था, जिसका प्रयोग गुलेल की तरह पत्थर फेंकने के लिए किया जाता था। आपने वो देखा होगा महाशिलाकांतक। अरे आपने बाहुबली देखी है? नहीं, पत्थरों को ऐसे बांध के ऐसे फेंकते थे, फिर वो आग लगा देता था। यही सब है ना। और रथ मूसल यानी बड़ी संख्या में वध करने वाला गधे वाला रथ, जो भल्लाल देव भी यूज़ करता था, है ना। तो ये सब इतिहास से ही लिए गए हैं ना। तो महाशिलाकांतक और रथ मूसल ये इसी ने इस्तेमाल करा था। अजातशत्रु के बाद आता है उदयन, जिसको उदयभद्र भी कहते थे। उदयभद्र ये जो था ये पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन बनाता है राजगिरी से शिफ्ट करके। और पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। पाटलिपुत्र बहुत सामरिक महत्व वाला स्थान था, क्योंकि वो मगध साम्राज्य के केंद्र में था, है ना। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक विस्तारित था। जैन ग्रंथों के अनुसार अगर बात करें तो यह अजातशत्रु और पद्मावती की संतान था। बौद्ध स्रोतों के अनुसार उदयन पिता की हत्या करके शासक बना है। बौद्ध ये लोग कहते हैं कि इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करी, बल्कि अजातशत्रु ने, ऐसा माना जाता है, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी। और जैन स्रोत मानते हैं कि उसे पितृहंता नहीं बताते हैं, मतलब कि पितृ की हत्या करी, ये जैन लोग नहीं बताते। और ये सब हमें बुद्ध और जैन के स्रोतों ही से पता चला है। उसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यागृह का निर्माण कराया है और ये जैन धर्म का ही समर्थक था। अब देखिए, यहाँ पे एक ये कारण हो सकता है, ये जैन धर्म का समर्थक था, तो कई लोग हो सकता है ये जो जैन वाले हैं उसके स्रोत में उसको पितृहंता ना बताया गया, तो कुछ भी हो सकता है। संभवतः अवंती के शासक पालक द्वारा उसकी हत्या करवा दी थी और महावंश के अनुसार उसने कुल 16 वर्षों तक शासन करा। ठीक है, तो इसकी हत्या हो गई थी बाद में। यहाँ से फिर हर्यक वंश खत्म हो जाता है। शिशुनाग वंश की स्थापना की बात करते हैं हम लोग। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने करी? शिशुनाग नाम है तो शिशुनाग ने इसकी स्थापना करी। ये पहले वाराणसी में वॉयसरॉय था, जिसको अमात्या कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उदयन के उत्तराधिकारियों द्वारा लगातार किए जाने वाले देशद्रोह से गुस्साए लोगों ने शिशुनाग की नियुक्ति राजा के रूप में कर दी थी, है ना। ये सामान्य जनता ही। शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करी। ये आपको पॉइंट याद रखना होगा भाई। उदयन ने राजगिरी से पाटलिपुत्र करी, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वापस दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, वैशाली में। ठीक है, तो वैशाली जो थी पहले उसकी दूसरी राजधानी थी, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बनी। मतलब इसने 2 राजधानी बना दी। ऐसे भी पूछ सकता है कौन से राजा ने मगध वंश में 2 राजधानी बनाई थी, तो कौन था? शिशुनाग वंश। एक मगध एक पाटलिपुत्र, दूसरी वैशाली। उसने वैशाली नगर की पुनः स्थापना की, जो उसकी माँ की जन्मस्थली थी, और उसने ही सर्वप्रथम अवंती को भी जीता। शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी वो थी अवंती को पराजित करके अवंती को मगध का हिस्सा बनाना, जिससे मगध और अवंती के बीच 100 वर्षों से जो प्रतिद्वंद्विता चल रही थी वो खत्म हुई। तो अवंती विजय करने वाला कौन था? अवंती विजय करने वाला था शिशुनाग। ठीक है, अब शिशुनाग के बाद राजा आता है कालाशोक। इसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति होती, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। ये आपको याद रखना है कि काकवर्ण किसका नाम था? कालाशोक को कहा गया। ये शिशुनाग का पुत्र था। इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले आया। तो देखो, भूलना मत, सबसे पहले राजधानी से खिलवाड़ करा किसने? उदयन ने, जो राजगिरी से पाटलिपुत्र लाया। पाटलिपुत्र से वापस वैशाली दूसरी जगह शिफ्ट करी शिशुनाग ने, और कालाशोक ने वापस से क्या कर दिया? पाटलिपुत्र ले आया। ठीक है,
और इसी के समय में ही दूसरी बौद्ध संगीति होती है, कहाँ पे? वैशाली में, ठीक है। पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली में होगी। और हरिश्चरित्र के अनुसार बात करें तो कालाशोक की हत्या महापद्मानंद ने करी, जिसने फिर बाद में नंद वंश की स्थापना करी। कालाशोक की हत्या किसने करी? महापद्मानंद ने। तो अब चलते हैं हम लोग नंद वंश की ओर। तो नंद वंश की अगर बात करें, ये पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। ये लोग क्षत्रिय नहीं थे और इस कुल में 9 राजा हुए हैं, इसलिए इन्हें नवनंद भी कहते हैं भाई। बहुत लंबे समय तक इन लोगों ने राज करा है, बहुत विशाल साम्राज्य था इनका। पुराणों में कहा गया है कि महापद्मानंद राजा था, बाकी 8 उसके पुत्र थे। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने ही की और भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था तथा जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गई थी। मतलब काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। नंद वंश पहला वंश था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए थे। तो सबसे पहले आहत सिक्के इसी ने बहुत बड़े पैमाने पर जारी किए। नंद राजवंश भारत में शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय वंश था। 345 से 321 ईसा पूर्व तक जो है ये चलता है। पहला शासक महापद्मानंद था जिसने कालाशोक के सिंहासन को हथिया लिया था। अभी बताया ना, महापद्मानंद ने इसकी हत्या करी। तो ये पूरा इनका चलेगा टाइम पीरियड इतने समय तक। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जब टेक ओवर करेगा तो वो विशाल साम्राज्य इससे भी बड़ा बना के और बड़ा मतलब काफ़ी समय तक चलेगा। तो महापद्मानंद की बात करें अगर, महापद्मानंद क्षत्रिय पिता एवं शूद्र माता की संतान थी। महापद्मानंद अपनी विशाल सेना के कारण पाली ग्रंथों में उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो महापद्मानंद को क्या टाइटल मिला था? उग्रसेन मिला था। और भी टाइटल थे इसके, महापद्य, महापद्यपति, उग्रसेन और एकारत। ठीक है, प्लीज़ इसको याद रखना है आपको। एकारट, महापद, उग्रसेन, ये सब इसकी उपाधियाँ थी। ब्राह्मणवादी ग्रंथों के अनुसार बात करें तो वह निचली जाति से संबंधित था या कम से कम गैर क्षत्रिय जाति का था, जबकि पुराणों के अनुसार वह शिशुनाग वंश के राजा और एक शूद्र औरत का पुत्र था। कि शिशुनाग वंश का एक राजा था और शूद्र औरत उनका पुत्र था, इसलिए नंदों को अधार्मिक भी माना जाता था भाई। बौद्ध ग्रंथ नंदों का वर्णन अन्नत कुल से संबंधित के रूप में मानते हैं बौद्ध ग्रंथ। वे भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता, एकारत होने का दावा करने वाला, एकमात्र ऐसा शासक जिसने अन्य सभी शासकों को नष्ट कर दिया और क्षत्रियों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला सर्व क्षत्रांतक बना भाई। उसने कलिंग को मगध से जोड़ा, कलिंग जो है उड़ीसा, उसको मगध से जोड़ा और एक जिन की मूर्ति को विजय के प्रतीक के रूप में भी लगाया। उसने नहरों का निर्माण कराया, सिंचाई कार्यों का भी बहुत काम किया। महापद्मानंद के बाद आता है धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। धनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा है। तो प्लीज़ इसको भी आपको याद रखना है कि अग्रमीज या जैंड्रमीज किसको कहा है? तो धनानंद को। उग्रसेन किसको कहा है? महापद्मानंद को। एकारत किसको कहा है? महापद्मानंद को। ठीक है, याद रखना, अग्रमीज या जैंड्रमीज। धनानंद का सेनापति जो था भद्रशाल और मंत्री शक्ताल था। धनानंद का सेनापति कौन था? भद्रशाल, मंत्री शक्ताल। शक्ताल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र स्थूलभद्र को मंत्री पद दिया गया है। शक्ताल की मृत्यु के बाद किसको दिया गया? स्थूलभद्र को मंत्री पद दिया गया। धनानंद सिकंदर के समकालीन था, ये आपको याद रखना है, और इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा फिर धनानंद की हत्या करवाई और नंद वंश की स्थापना करेंगे। नंदोपक्रमणि एक विशेष प्रकार का माप था। इसके आविष्कार का श्रेय धनानंद को ही दिया जाता है। इसे विशाल सेना रखने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। तो ये आपका खत्म हुआ क्या, जो प्री मौर्यन पीरियड जिसको हम कहते हैं मौर्य वंश के पहले का। हम लोग क्रोनोलॉजी से सब पढ़ेंगे। अब नंद वंश के बाद अब कल का लेक्चर में आपको दूंगा मौर्य वंश, और मौर्य वंश चलेगा थोड़ा लंबा क्योंकि मौर्य वंश से बहुत सवाल बनते हैं। एक मौर्य वंश और गुप्त वंश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मौर्य वंश में क्योंकि जितना सैन्य प्रशासन है, उसके अधिकारी हैं, उनके नाम, सेना में कौन कौन था, किताबें जो लिखी गई हैं, क्या क्या उसकी खासियत थी, क्योंकि मेंस में भी ये महत्वपूर्ण होता है। तो अगला टॉपिक हमारा मौर्य वंश होगा। बाकी अगर आप ये शानदार लिस्टिंग लेना चाहते हैं, मतलब पूरी नोट्स लेना चाहते हैं हमारे पेड ग्रुप में जोड़ के, एक्सक्लूसिव वीडियो, सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट, करंट अफेयर्स क्विज प्लस करंट अफेयर्स का भी क्विज सब आपको दिया जाएगा, जिससे आप शानदार तैयारी कर सकते हैं।